हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे कुछ टिप्स जिससे आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। काफ़ी लोग कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से पीड़ित रहते हैं। किसी का एचडीएल कम है, किसी का एलडीएल ज़्यादा है, किसी का ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है। लोग इससे परेशान रहते हैं। आए दिन ज़्यादातर लोग जो हमें मैसेज करते हैं उसमें एटलीस्ट 20-30% मैसेजेस जो डेली हमें आते हैं वो कोलेस्ट्रॉल संबंधित ही होते हैं। लोग अपनी लिपिड वैल्यू से परेशान रहते हैं। दवाएं ज़्यादातर लोग नहीं लेना चाहते हैं। दवाई ऑब्वियसली स्टार्टिंग जो मेडिसिन है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स अवेलेबल है और कितने भी हाई कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ हो ये आपको गारंटेड रिजल्ट्स देते हैं कि ऑब्वियसली अगर 400-500 से ज़्यादा एलडीएल हो तो बहुत मुश्किल है कि उसको कंट्रोल करना। 400-500 कोलेस्ट्रॉल की नहीं, एलडीएल की बात कर रहा हूँ। पर अगर रीजनेबल रेंज में इवन 200, 250, 300 तक भी एलडीएल है तो भी ज़्यादातर केस में आप कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग मेडिसिन से उसको कम कर सकते हो और टारगेट लेवल जो एलडीएल का है उसके हिसाब से आप उसको ला सकते हो। ज़्यादातर स्टडीज़ ये शो करती है कि एलडीएल लेवल्स को टारगेट करना ज़्यादा सेंसिबल है, ज़्यादा यूजफुल है और लॉन्ग टर्म उसके रिजल्ट्स ही ज़्यादा अच्छे हैं। बाकी ट्राइग्लिसराइड्स और एचडीएल से थोड़ा फ़र्क ज़रूर पड़ता है, पर डाइटरी के हिसाब से उसको ज़्यादा टारगेट करना या मेडिसिन के हिसाब से उसको ज़्यादा टारगेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। फिर भी अगर आप डाइट उस हिसाब से ले तो चलेगा, पर मेडिसिन को सबसे ज़्यादा एलडीएल पर ही फोकस करना चाहिए। पर प्रॉब्लम बस ये है कि एक बार मेडिसिन ज़्यादातर चालू होती है तो लाइफ टाइम लेनी पड़ती है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मेडिसिन खाने से आदत पड़ जाती है, ऐसा इसलिए नहीं है कि मेडिसिन आपके मेटाबॉलिज्म को सप्रेस करके परमानेंटली ख़राब कर देगा और आपको मेडिसिन इसके लिए आप डिपेंडेंट हो जाओगे, वैसा नहीं है। पर ज़्यादातर लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ कट ऑफ से बहुत ज़्यादा ऊपर है और जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को नहीं मेंटेन कर पाते तो उनको फिर मेडिसिन लेना ही पड़ता है। ज़्यादातर लोगों को मैं 6 महीने का एटलीस्ट एक ट्रायल देता हूँ कि 6 मंथ्स तक आप ट्राई करो कोलेस्ट्रॉल का। अगर आप कम कर सको तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं कम कर सको तो मेडिसिन तो है ही ऑब्वियसली। लेकिन मेडिसिन एक बार चालू होती है तो 80-90% केसेस में वो लंबे समय तक लेनी पड़ती है। लोग बंद कर दे अपनी इच्छा से तो अलग बात है, पर ऑब्वियसली जब भी आप बंद करोगे तो उसके अगले दिन या 2-3 दिन में आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पहले जितना था वैसा ही हो जाएगा। क्योंकि मेडिसिन इस बीमारी को क्योर नहीं करती है, कोई भी पैथी की मेडिसिन इसको क्योर नहीं कर सकती, कोई भी डाइट भी इसको क्योर नहीं कर सकता है। सब चीज़ों से कंट्रोल हो सकता है। क्योर और कंट्रोल में फ़र्क है। क्योर का मतलब यह है कि आपने थोड़े दिन उस चीज़ को किया और उसके बाद वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए चलेगी और दोबारा आपको दवा की या डाइट की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कंट्रोल का मतलब है कि जब तक आप उसको मेंटेन करोगे तब तक वो कंट्रोल रहेगा। जैसे मेडिसिन आप रेगुलर लेते रहोगे तो कोलेस्ट्रॉल कम रहेगा, जहाँ आप मेडिसिन वापस बंद कर दोगे फिर से वो बढ़ जाएगा। तो कंट्रोल कर सकते हैं आप, डाइट एक्सरसाइज से क्योर नहीं कर सकते। तो इसलिए आज बात करेंगे कौन कौन सी चीज़ों से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं दवा के बगैर। इसमें पहला टिप है कि आप सोल्यूबल फाइबर्स ज़्यादा लीजिए। फाइबर्स साग सब्जियों में बहुत अच्छा होता है। जितना भी हाई फाइबर कंटेंट प्रोडक्ट लेंगे ये आपके जो बाइल बेसिकली कोलेस्ट्रॉल को ऑब्जॉर्ब करने का काम करता है पेट में, तो ये बाइल्स के साथ बाइंड कर जाते हैं सोल्यूबल फाइबर, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बॉडी में इतना इजीली ऑब्जॉर्ब नहीं होता और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादातर मोशन के रास्ते निकल जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ब्लड में उतना नहीं बढ़ते हैं। ज़्यादातर दिन भर में 5 से 10 ग्राम अगर आप सोल्यूबल फाइबर एक दिन में अगर आप लेते हैं तो उसका कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इफेक्ट काफ़ी अच्छा रहता है। और इवन अगर आप लोअर मात्रा में भी 3 ग्राम में भी लेते हैं तो भी आपको थोड़ा बेनिफिट जरूर मिलेगा, लेकिन ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जितना ज़्यादा बने साग सब्जी आपको लेना चाहिए। साग सब्जी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में वैसे फाइबर तो रहता ही है, लेकिन काफ़ी स्टडीज़ ने शो किया है कि आप अगर साग सब्जी ज़्यादा लेते हैं तो आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल लगभग 6% तक आप रिड्यूस कर सकते हैं। जितना ज़्यादा कुछ एक स्टडीज़ ने भी शो किया है कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल लेने से 10 साल में हार्ट अटैक या हार्ट प्रॉब्लम्स लेने का चांस लगभग 17% तक रिड्यूस हो सकता है। अगेन मैं वही कहूँगा कि आप 100% गारंटी एक्सपेक्ट मत करिए कि ये करने के बाद हमेशा के लिए सब ठीक हो जाएगा और फिर वो कभी करना नहीं पड़ेगा और कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये है कि जब तक आप उसको मेंटेन करेंगे तब तक आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। जो ये डीआईपी डाइट वगैरह का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि वो लोग बोलते हैं कि आप 1 महीना लो और वो हमेशा के लिए क्योर हो जाएगा। वो हमेशा के लिए क्योर नहीं होगा। आप वो डाइट मेंटेन करेंगे तो साग सब्जी वगैरह लेने से आपका उस टाइम पे कोलेस्ट्रॉल या शुगर या बीपी कम हो जाएगा। अगले जब आप थोड़े दिन के बाद उसको बंद कर देंगे तो फिर वो वापस हो जाएगा। तो वो डाइट से वो क्योर नहीं होने वाला है। डाइट क्योंकि उस डाइट में कोलेस्ट्रॉल कम है, क्योंकि उस डाइट में शुगर कम है, वो साग सब्जी है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो है, तो इसलिए बेसिकली उस टाइम पे शुगर और कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज नहीं बढ़ेंगे, बीपी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। जब आप बंद कर दोगे तो अपने आप वो वापस बढ़ जाएगा, क्योंकि डाइट से इसका परमानेंट क्योर पॉसिबल नहीं है। एक्सरसाइज से भी परमानेंट क्योर पॉसिबल नहीं है। जब तक आप मेंटेन करोगे तब तक फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है कि आप हर्ब्स और स्पाइसेस को ज़्यादा लें। इसमें बेसिकली अदरक, लहसुन और हल्दी, ये 3 चीज़ों को इफेक्टिव पाया गया है। इनको आप ज़्यादा
साग सब्जी वगैरह में भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट भी ले सकते हैं, कोई और चीज़ों में गार्निशिंग करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़ा एंटीऑक्सीडेंट्स भी रहता है जो कि आपके बॉडी में प्लाक्स वगैरह बनने को थोड़ा कम करता है। इसके अलावा दालचीनी है, लौंग है, मिंट है, पुदीना वगैरह है, ये सारी चीज़ों को भी आप ले सकते हैं। इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स रहता है, तो ये भी आपको हार्ट अटैक और इस तरह की प्रॉब्लम से कुछ हद तक बचाएगा, लेकिन ऑब्वियसली ये पूरी तरह इफेक्टिव नहीं होते। लहसुन के बारे में काफ़ी लोग हमें कमेंट करते हैं, क्लोव्स के बारे में कि उससे गार्लिक के बारे में कि उसका एक क्लोव अगर लेते हो तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम हो जाएगा। कुछ स्टडीज़ ने ये शो किया है कि लगभग 9% तक एलडीएल रिडक्शन आपको मिल सकता है, यानी अगर आपका मान लीजिए एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कट ऑफ से 10% 20% ज़्यादा है तो आप इसको लेके उसे कट डाउन कर सकते हैं। जहाँ वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा जाएंगी तो फिर उससे भरोसे कंट्रोल नहीं होगा। नेक्स्ट है कि अनसैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा लीजिए। अनसैचुरेटेड फैट्स बेसिकली लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर में, क्योंकि ये उसमें हाइड्रोजन एटम्स कंपेरेटिवली कम रहते हैं तो उनका आपस में कनेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, तो रूम टेम्परेचर में फ्लूइड या लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। ज़्यादातर ये ऑयल्स वगैरह जो हैं उसमें वो अनसैचुरेटेड रहते हैं, और उसमें भी कुछ मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स आते हैं, जैसे एवोकाडोज है, ऑलिव्स है, ये सब का जो ऑयल है, या फैटी फिश और नट्स वगैरह में भी जो रहता है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहता है। तो ये अनसैचुरेटेड फैट्स आपका कंपेरेटिवली फैट रिडक्शन करने में और कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन करने में मदद करेगा। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा दिन भर उसी को खाएं वैसा मत करिएगा, पर थोड़ा उसको अगर सब्सटीट्यूट करने के लिए यूज़ करेंगे तो अच्छा है। नेक्स्ट है कि ट्रांस फैट्स को अवॉइड करिए। ट्रांस फैट्स जैसे डालडा जैसे प्रोडक्ट होते हैं जो हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स होते हैं, ये सस्ते पड़ते हैं इसलिए काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं। इसमें ऑक्सीडेटिव तत्व बहुत ज़्यादा होते हैं, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, इसलिए काफ़ी जगह पे तो ये बैंड है। यूएस वगैरह में तो 2018 के बाद से ये बैंड है। अपने यहाँ पे बैंड नहीं है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग जो लोग स्नैक्स वगैरह बनाते हैं क्योंकि उनको सस्ता पड़ता है तो वो इसको काफ़ी यूज़ करते हैं। तो आपको जो भी फूड प्रोडक्ट्स आप ले रहे हैं उसमें अगर हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स लिखा है या पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स लिखा है तो उसको आप ध्यान से लीजिए, वो उसको मत कंज्यूम करिए, क्योंकि उसमें हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स ज़्यादा होगा, ट्रांस फैट ज़्यादा होंगे, तो वो फ़ायदा नहीं, नुकसान करेगा, कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ को बढ़ाएगा। नेक्स्ट है कि शुगर्स कंपेरेटिवली कम रखना है, आपको खाने में भी एक्स्ट्रा शुगर नहीं रखना है। और फ्रूट्स जिसमें फ्रक्टोज कंटेंट ज़्यादा होता है, ज़्यादातर हर मीठे फ्रूट में फ्रक्टोज कंटेंट ज़्यादा होता है, तो उसमें कंपेरेटिवली आपका फ्रक्टोज कंटेनिंग सिरप्स वगैरह भी जो लोग पीते हैं उसमें देखा गया है कि 17% तक आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल सिर्फ 2 हफ्ते तक भी अगर आप इसको लेते हो तो बढ़ जाता है, और ऑब्वियसली कम करोगे तो उतना ही डिफरेंस आपका हो सकता है कम। तो इसलिए आप इसको कोई भी शुगर कंटेनिंग सिरप्स या शुगर कंटेनिंग ड्रिंक्स है या फ्रक्टोज कंटेनिंग ड्रिंक्स है उसको कम ले, और टोटल दिन भर का आपका डाइटरी कंजम्पशन जो है इसका वो 10-15% से भी कम रहना चाहिए। हालांकि बहुत ज़्यादा लोगों में ये 20-25% तक डाइटरी जो कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन है उसमें लगभग 20 से 25% शुगर का कंटेंट होता है, तो जितना कम लेंगे उतना अच्छा। नेक्स्ट है मेडिटेरियन बेस्ड डाइट लेना है। मेडिटेरियन बेस्ड डाइट जो है वो कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग पेशेंट्स और बीपी और शुगर के पेशेंट्स के लिए भी सबके लिए रिकमेंडेड है। इसमें बेसिकली वैसे ही है कि साग सब्जी ज़्यादा लेना है, ऑलिव ऑयल ज़्यादा लेना है, होल ग्रेन्स फिश ज़्यादा लेना है, और डेयरी प्रोडक्ट्स में अगर लेना है तो लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लेना है, रेड मीट अवॉइड करना है, अल्कोहल को अवॉइड करना है। तो इस तरह के पेशेंट्स में कंपेरेटिवली आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी लगभग 10% तक रिडक्शन मिल सकता है, और हार्ट अटैक या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस भी लगभग 50% तक रिडक्शन मिल सकता है 4 साल तक अगर आप इसको कंटिन्यू कंज्यूम करते हैं तो इसलिए ये जितना ज़्यादा आप फ्रूट बेस्ड डाइट लेंगे, वेजिटेबल्स लेंगे, साग सब्जी लेंगे, दालें वगैरह लेंगे, उस तरह आपको कंपेरेटिवली बेनिफिट होगा। सॉल्युबल फाइबर वाली चीज़ें जैसे कि एप्पल्स है, पियर्स है, हरी साग सब्जी है, दालें वगैरह, ये सब में सॉल्युबल फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो इसमें आप इनको ज़्यादा लेंगे तो आपको कंपेरेटिवली ये आपके कोलेस्ट्रॉल कंटेंट को भी कम करेगा, और इसमें आपका लॉन्ग टर्म आपका गट का कॉन्स्टिपेशन वगैरह का भी प्रॉब्लम जिनको है उनके लिए भी अच्छा है। नेक्स्ट है सोया प्रोटीन्स जो है सोयाबीन में या सोया प्रोटीन्स जो रहते हैं वो टोफू वगैरह में भी अवेलेबल रहता है, सोयाबीन डायरेक्टली भी अवेलेबल है, आप उसको उसके क्रिस्टल्स को सब्जी वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और डायरेक्टली भी उसको खा सकते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल है, उसका मिल्क अवेलेबल है, उसका प्रोटीन अवेलेबल है, तो उसमें आइसोफ्लेवोन्स होते हैं, प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, तो बेसिकली ये बॉडी का एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा बढ़ाता है, एलडीएल को कम करता है। तो सोयाबीन और उसका सोया मिल्क अगर आप लेते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा है, इसको एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं अगर आपको कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम है तो। नेक्स्ट है ग्रीन टी लेना। ग्रीन टी में बेसिकली उसको
अलग तरह से बनाया जाता है, उसका ग्रीन टी अवेलेबल भी है, उसको स्पेशली ब्रू किया जाता है। एक माचा ग्रीन टी करके अवेलेबल है, उसके साथ कुछ स्पेसिफिक स्टडीज़ हैं जो ये शो करती है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को लगभग 5 to 10% तक कम कर सकती है, यानी 7 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर तक कम कर सकते हैं। और इसको ऑन एन एवरेज दिन भर में रिकमेंडेड ये है कि 4 कप तक दिन भर में पीना चाहिए। हालांकि थोड़ा रिडक्शन अगर आप 1 कप भी दिन भर में पियोगे तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग सप्लीमेंट्स आते हैं, जैसे कि नाइसिन करके आता है। नाइसिन एक मल्टीविटामिन है, उसका सप्लीमेंट्स आता है। 1 से 6 ग्राम तक डेली नाइसिन अगर आप लेते हो तो आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 19% तक रिडक्शन होता है। पर नाइसिन के थोड़े साइड इफेक्ट्स हैं, इसलिए फ्लशिंग फेस का अगर ज़्यादा होता है तो इसको थोड़ा देख के लेना चाहिए। मेडिसिन के रूप में बहुत कम इसको यूज़ करते हैं कि साइड इफेक्ट्स थोड़े ज़्यादा हैं इसके। इसके अलावा साइलियम करके हस्क आता है, वो बेसिकली एक फाइबर कंटेंट है जो कॉन्स्टिपेशन के लिए ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। पर अगर कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स भी इसको लेते हैं तो उनका फाइबर कंटेंट बॉडी का इंप्रूव होता है और उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी कम होता है। इसके अलावा एल कार्निटीन जो हार्ट फेलियर में भी यूज़ करते हैं, वो अगर कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स भी ले रहे हैं और 2 ग्राम्स पर डे तक ले रहे हैं तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कुछ हद तक कम करने में मदद मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर कोई भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल है, एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक के प्रॉब्लम है, कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम वगैरह है, तो आपको उसका ध्यान रखना है। और वैसे लोग को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स है उतना एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का कट ऑफ आपका लोअर रहेगा, उतना ज़्यादा अग्रेसिवली आपको उसको फॉलो करना है, उतना ज़्यादा अग्रेसिवली आपको कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करना है। जिन लोगों को इस तरह की रिस्क फैक्टर्स नहीं है, फैमिली हिस्ट्री वगैरह नहीं है, खुद को भी इस तरह की बीमारियां नहीं है, उनका थोड़ा आप रिलैक्स रह के कोलेस्ट्रॉल मेंटेन कर सकते हैं। इनका एलडीएल का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा लेवल पे भी मेंटेन कर सकते हैं। पर जिनको रिस्क फैक्टर ज़्यादा है उसमें आपको एलडीएल लेवल्स को और अच्छे से और ज़्यादा स्ट्रांगली रिस्ट्रिक्ट करके रखना पड़ेगा। इसके अलावा बॉडी वेट को मेंटेन करिए, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज कीजिए। रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करने से आपका वजन कम होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम होगा, आपका डायबिटीज़ कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, ओवरऑल हार्ट अटैक और इस तरह के प्रॉब्लम्स आने का चांस काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो आपको बॉडी वेट अच्छे से मेंटेन करना है और वजन बढ़ने नहीं देना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है। ये एकमात्र सबसे आसान तरीका है हार्ट अटैक और इस तरह की प्रॉब्लम्स का रिस्क को कम करने का। तो हर आदमी को एक्सरसाइज तो करना ही है। नेक्स्ट है कि कोई भी चीज़ अगर आप ले रहे हो तो उसमें कितना सैचुरेटेड फैट्स है, कितना उसमें ट्रांस फैट्स है, कितना प्रोडक्ट्स में किस तरह के ऑयल्स हैं, उसका ज़रूर आपको न्यूट्रिशन का जो लेबल है उसको पढ़ना चाहिए। अपने इंडिया में एक थोड़ा सा ये है कि स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इतने नहीं है, तो इसलिए हर फूड प्रोडक्ट में ये लिखना कंपलसरी नहीं है। ज़्यादातर जो ओपन मार्केट में मिलती है ऑब्वियसली उसमें तो ये सब चीज़ें मेंशन नहीं मिलती हैं, पर फिर भी जो पैक्ड मटेरियल मिलता है उनका कंटेंट को ज़रूर पढ़िए, तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि उसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो उसके बेसिस पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या लेने की ज़रूरत है। जहाँ तक पॉसिबल हो सैचुरेटेड फैट्स को कम रखिए। अनसैचुरेटेड फैट्स जैसे कि एवोकाडो ऑयल है, कैनोला ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, इनको ज़्यादा रखिए। सैचुरेटेड फैट्स जैसे बटर है और कोकोनट ऑयल है, इस सबको मत लीजिए। कोकोनट ऑयल के बारे में काफ़ी लोग कंट्रोवर्सी रखते हैं। साउथ इंडियंस अपने ज़्यादातर खाने में उसको यूज़ करते हैं, वो मानते हैं अच्छा है, लेकिन जितना डेटा मैंने देखा है वो ज़्यादातर यही बोलता है कि वो अच्छा नहीं है। 92% सैचुरेटेड फैट्स होता है, तो इसलिए एटलीस्ट मैं तो रिकमेंड नहीं करता। जो लोग लेना चाहते हैं वो अपनी रिस्क पर ले सकते हैं।